डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सिविक्स का 8 चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियों के बारे में बताऊंगी। लोकतंत्र की चुनौतियां। वर्तमान में लोकतंत्र विश्व में शासन का एक प्रमुख रूप बन चुका है। लोकतांत्रिक राजनीति के बुनियादी सवालों के जवाब देने की कोशिश करता है, जैसे कि हमारे देश और अन्य जगहों पर लोकतंत्र के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं। लोकतांत्रिक राजनीति को सुधारने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने बर्ताव और नतीजों में इस तरह और अधिक लोकतांत्रिक बन सकती है। तो शुरुआत होती है चिंतन चुनौतियों से। अब हम इसके सम्मुख न तो कोई गंभीर चुनौती है और न ही शासन की कोई पुरानी प्रतिद्वंदी प्रणाली है। इसके बावजूद लोकतंत्र में जितनी संभावनाएं हैं, कहीं भी उनका संपूर्ण लाभ नहीं उठाया गया है। लोकतंत्र का कोई प्रतिद्वंदी न होने का अर्थ यह नहीं है कि इसके सम्मुख कोई चुनौती ही नहीं है। वस्तुतः इस व्यवस्था के सम्मुख कई गंभीर चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से प्रयुक्त हैं। दुनिया के 1/4 हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इन इलाकों में लोकतंत्र के लिए बहुत ही मुश्किल चुनौतियां हैं। इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर जाने के लिए लोकतांत्रिक सरकार गठित करने के लिए आवश्यक बुनियादी आधारभूत माहौल बनाने की चुनौती है। इसलिए इसे बुनियादी चुनौतियां कह सकते हैं। इनमें वर्तमान गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सत्ता से हटाने, सत्ता पर से सेना के नियंत्रण को समाप्त करने और एक संप्रभुता संपन्न शासन व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती है। यानी नियंत्रण को समाप्त करने की चुनौती है। चलिए आइए पढ़ते हैं विस्तार की चुनौती। ये क्या है? भारत जैसी अधिकतर स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के सम्मुख विस्तार की चुनौती है। इसमें लोकतांत्रिक शासन के बुनियादी सिद्धांतों को सभी क्षेत्रों, सामाजिक समूहों और विभिन्न संस्थाओं में लागू करना सम्मिलित है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार संपन्न बनाना, संघ की सभी इकाइयों के लिए संघ के सिद्धांतों को व्यवहारिक स्तर पर लागू करना, महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों की उचित भागीदारी सुनिश्चित करना इत्यादि, ये सब विस्तार की चुनौतियां हैं। तीसरी चुनौती के रूप में लोकतंत्र को मजबूत करने की चुनौती है, जो हर लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने किसी न किसी रूप में यह चुनौती है ही। इसके अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं और व्यवहारों को सुदृढ़ करना है, जो कि लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। सरकार में धनवान व शक्तिशाली लोगों के प्रभाव व नियंत्रण को कम करना भी एक चुनौती है। स्थानीय सरकारों को अधिक शक्तियां प्रदान कर समाज के अंतिम व्यक्ति को लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से जोड़ना लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। इसलिए यह चुनौती दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थ और अलग अलग स्वरूप ले लेती है। विश्व में लोकतंत्र की चुनौतियों का समाधान कैसे हो सकता है? विश्व में लोकतंत्र के सम्मुख सामने विद्यमान चुनौतियों का समाधान कानून निर्माण और राजनीतिक दलों में सुधार करके किया जा सकता है। कानून निर्माण क्या है? विश्व में लोकतंत्र की चुनौतियों के समाधान के लिए राजनीतिक सुधारों के मामले में कानून की महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी पूर्वक बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को प्रोत्साहित करेंगे। कानून बनाते समय इन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए कि कानूनों में परिवर्तन के लिए राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक दल, राजनीतिक आंदोलन एवं राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिकों का योगदान होना चाहिए। राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देने वाले या लाभ पहुंचाने वाले कानूनों के सफल होने की अधिक संभावना होती है। सबसे अच्छे कानून वे होते हैं जो लोगों को लोकतांत्रिक सुधार करने की ताकत देते हैं, जैसे सूचना का अधिकार इत्यादि या सूचना का अधिकार कानून। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राजनीतिक सुधार मुख्यतः राजनीतिक दलों द्वारा ही किए जाते हैं। यह राजनीतिक सुधारों का मुख्य जोर लोकतांत्रिक व्यवहार को अधिक सुदृढ़ बनाने पर होना चाहिए, ताकि सामान्य जनता की राजनीति
भागीदारी के स्तर पर गुणवत्ता में सुधार हो। जैसे राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की अनिवार्य व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। अलग अलग संदर्भ में अलग अलग चुनौतियां होती हैं। आप देख रहे हैं ये कार्टून लोकतंत्र की चुनौती को दिखा रहा है और ये बता रहा है कि यह चुनावी प्रक्रिया है, लेकिन धनवान व शक्तिशाली लोगों से प्रभावित है। यह चुनौती लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने से संबंधित है। दूसरा चित्र देखिए। यह बताना चाहता है कि लोकतंत्र बुलेट के प्रयोग से नहीं आता, बल्कि लोगों के समर्थन से आता है। यह चुनौती बुनियादी आधार से संबंधित है। उदारवादी लैंगिक समानता, इस कार्टून को देखिए, ये क्या कहता है। इससे यह पता चलता है कि हम केवल सैद्धांतिक रूप से महिला समानता की बात करते हैं, जबकि व्यवहार में लोकतंत्र में पुरुषों का ही नियंत्रण स्थापित है। यह चुनौती लोकतंत्र के विस्तार से संबंधित है। चुनाव अभियान का पैसा, यह प्रदर्शित करता है कि लोकतंत्र में किस प्रकार धनवान लोग शक्तिशाली लोगों द्वारा या धनहीन लोग शक्तिशाली लोगों द्वारा निर्णय प्रक्रिया को धन के प्रयोग द्वारा प्रभावित किया जाता है। यह चुनौती धन और बल से संबंधित है। तो आपने देखा कि अलग अलग चुनौतियों का आधार क्या था। राजनीतिक सुधारों पर विचार करते हैं। लोकतांत्रिक सुधार, राजनीतिक सुधार। लोकतांत्रिक चुनौतियों के बारे में जो भी प्रस्ताव या सुधार सामने आते हैं, उन्हें लोकतांत्रिक सुधार या राजनीतिक सुधार कहा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि राजनीतिक सुधारों से संबंधित कोई निश्चित सूची नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सभी देशों की चुनौतियां एक जैसी नहीं होती। इसलिए राजनीतिक सुधारों के लिए प्रत्येक देश पर किसी एक ही फार्मूले का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सूची बनाने की जगह आइए कुछ व्यापक दिशा निर्देशों पर विचार करते हैं कि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए तरीका और जरिया ढूंढते समय अपने दिमाग में क्या रखा जा सकता है। कानून के दोहरे प्रभाव की आशंका को समझिए। कानून बनाकर राजनीति को सुधारने की बात सोचना बहुत लुभावना लग सकता है। इसे किसी कानून को प्रभावी बनाया जाए तो इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा कि इसका राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है इसके विपरीत परिणाम सामने आए। जैसे कई राज्यों ने यह कानून बना दिया कि 2 बच्चों से ज़्यादा वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। 2 बच्चों से ज़्यादा वाले व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। इसका विपरीत परिणाम यह हो सकता है कि समाज का गरीब वर्ग एवं महिलाएं लोकतांत्रिक अवसर से वंचित हो जाएं। हालांकि ऐसे कानूनों का उद्देश्य यह नहीं होता। नए कानून सारी अवांछित चीज़ों को खत्म कर देंगे, यह सोच लेना भले ही सुखदायी हो, लेकिन इसका लालच पर लगाम लगाना ही बेहतर है। निश्चित रूप से सुधारों के मामले में कानून की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सावधानी से बनाए गए कानून गलत राजनीतिक आचरणों को हतोत्साहित और अच्छे कामकाज को उत्साहित करेंगे। विभिन्न चर्चाओं और विशेषज्ञों से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि केवल कानून बना देने और उन्हें लागू करके अपेक्षित राजनीतिक सुधार नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक सुधार वस्तुतः राजनीतिक दल ही करते हैं। अतः जब तक वे अंतःकरण से सुधार नहीं करना चाहेंगे, तब तक कोई भी कानून हो उसकी किसी न किसी तरह से काट निकाल ही लिया जाता है, उसका तरीका निकाल ही लिया जाता है और नागरिक की राजनीतिक भागीदारी के स्तर और गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं, ये भी तय नहीं हो पाता। राजनीतिक सुधार के किसी भी प्रस्ताव में अच्छे समाधान की चिंता होने के साथ साथ यह सोच भी होनी चाहिए कि इन्हें कौन और क्यों लागू करेगा। यह मान लेना समझदारी नहीं है कि संसद कोई ऐसा कानून बना देगी जो हर राजनीतिक दल और सांसद के हितों के खिलाफ हो। पर लोकतांत्रिक आंदोलन, नागरिक संगठन और मीडिया पर भरोसा करने वाले उपायों के सफल होने की संभावना होती है। लोकतंत्र की पुनर्परिभाषा से आशय यह है कि इसमें कुछ आवश्यक सुधार अपेक्षित हैं। लोकतंत्र में राजनीतिक दल एवं चुनाव में सुधार की आवश्यकता है। राजनीतिक दल के कार्य करने के तरीके एवं चुनाव में होने वाली अनियमितताओं में सुधार अपेक्षित है।
कई बार सरकारों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार जनता पर भारी पड़ता है। अतः सरकार के उत्तरदायित्वों को और अधिक पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित करना आवश्यक है। लोकतंत्र में आर्थिक समृद्धि के साथ साथ गरीबी और अमीरी के बीच बहुत अंतर आ गया है, जिसके कारण सामाजिक विभाजन की स्थिति जटिल हो गई है, कठिन हो गई है। इसका निदान करना बहुत आवश्यक है। लोकतंत्र में जनता की वे प्रतिनिधि जो निर्वाचित होने के बाद अच्छी तरह से कार्य नहीं करते, उन्हें वापस बुलाने का अधिकार जनता के पास नहीं है। लोगों द्वारा चुने गए शासक ही सारे फैसले लें। चुनाव में लोगों को वर्तमान शासकों को बदलने और अपनी पसंद जाहिर करने का पर्याप्त अवसर और विकल्प मिलना चाहिए। ये विकल्प और अवसर हर किसी को बराबरी में उपलब्ध होने चाहिए। विकल्प चुनने के इस तरीके से ऐसी सरकार का गठन होना चाहिए जो संविधान के बुनियादी नियमों और नागरिकों के अधिकारों को मानते हुए काम करे। हमने विस्तार से लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा की और ये प्राप्त किया, ये समझा कि ये अधिकार सिर्फ वोट देने, चुनाव लड़ने और राजनीतिक संगठन बनाने भर के ही नहीं है। हमने कुछ ऐसे सामाजिक और आर्थिक अधिकारों की चर्चा की जिन्हें एक लोकतांत्रिक शासन को अपने नागरिकों को देना ही चाहिए। हमने सत्ता में हिस्सेदारी को लोकतंत्र की भावना के अनुकूल माना था और चर्चा की थी कि सरकारों और सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए जरूरी है। ऐसा करने से हम लोकतंत्र की उस परिभाषा के खिलाफ नहीं गए हैं जो पिछले वर्ष दी गई थी। किसी भी देश को लोकतंत्र कहलाने के लिए जिन न्यूनतम चीज़ों की ज़रूरत होती है उसे परिभाषित करके हमने शुरुआत की थी। इसके बाद हमने लोकतंत्र के कुछ वांछित शर्तों की चर्चा की जिन्हें पूरा किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो कुछ और भी सुझाव हैं, जैसे शिक्षा और साक्षरता में वृद्धि होनी चाहिए, सामाजिक और आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, जातिवाद और सांप्रदायिकता को समाप्त कर देना चाहिए, स्वस्थ जनमत का निर्माण होना चाहिए जिससे स्वस्थ और जागरूक जनमत से लोकतंत्र कमजोर होने की संभावना समाप्त हो जाएगी। इससे लोकतंत्र में जनता की आस्था और विश्वास में वृद्धि होगी। जिस समाज में नागरिक का उच्च नैतिक चरित्र होगा, उस समाज में लोकतंत्र फलता फूलता नजर आएगा और इसकी जड़ें और भी गहरी होती जाएंगी। उच्च नैतिक चरित्र वाले नागरिकों में ही ईमानदारी, साहस, त्याग, बलिदान, प्रेम, सहानुभूति, करुणा और सहयोग की भावना पाई जाती है। इस प्रकार सरकार को जन संचार के साधनों एवं शिक्षा के माध्यम से नागरिकों के चरित्र को उत्तम बनाने का अपेक्षित प्रयत्न करना चाहिए। 21वीं शताब्दी में लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहन प्रदान किया जाना चाहिए। इससे लोकतंत्र में जन साधारण की हिस्सेदारी बढ़ेगी और वे इसकी उपयोगिता को भली भांति समझ सकेंगे। तो ये आप पूरा हुआ आपका चैप्टर लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इतना आसान नहीं है चुनौती लेना, लेकिन सबका अपना अपना मत होता है, इसलिए अपनी अपनी परिभाषा होती है। तो आपने अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा देखी। अच्छा लोकतंत्र सहमति का शासन है। यह जन इच्छाओं तथा आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम है। इसमें राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की भी व्यवस्था होती है। यह नागरिकों को अनेक प्रकार के अधिकार और स्वतंत्रताओं को व्यवस्थित करता है। यह राजनीतिक दलों तथा दबाव समूहों के निर्माण का अधिकार जनता को प्रदान करता है, जैसे जनसाधारण की राजनीतिक प्रक्रियाओं में सहभागिता पैदा करना, जन संचार के मामलों, साधन प्रेस की स्वतंत्रता, सकारात्मक जनमत की अभिव्यक्ति, धर्म, जाति, लिंग, भाषा और वर्गों के आधार पर समाज के विभाजन को रोकना, देश में कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, मनोरंजन के साधनों और सुविधाओं की व्यवस्था करना, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के स्वाभिमान तथा प्रतिष्ठा को बनाए रखना, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधाओं को उपलब्ध कराना। तो सरकारों और सामाजिक समूहों के मध्य सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा लोकतंत्र की चुनौतियाँ। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक अवश्य करें।